हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, ये चैप्टर अपन को करने से पहले अपन को ये चीज समझनी होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। और ये समझने के लिए अपन को 9th का एक टॉपिक करना होगा कि जो कि है कि चेंज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज से ही केमिकल रिएक्शन का अपन को कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होते हैं। और इसमें दोनों में ही एक वर्ड कॉमन है जो कि है चेंज। तो चेंज क्या होता है? चेंज इन एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम डिफरेंट। कोई चीज डिफरेंट हो जाती है, ऐसे एक्ट या प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं। अब जो भी चीज में चेंज हो रहा है उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन अपने आप को आंसर देने या 2-3 क्वेश्चन नोटिस करने। अगर वो अपन पता कर पाएंगे तो अपन बता पाएंगे कि चेंज फिजिकल टाइप का है या केमिकल टाइप का। एक तो ये देखना है कि क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है या पहले वाला सब्सटेंस ही किसी अलग फॉर्म में दिख रहा है। जैसे आइस जब मेल्ट होती है तो वाटर बनता है, तो ये कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। आइस और वाटर सब कुछ प्रॉपर्टी सेम ही डिनोट करते हैं, बस आइस सॉलिड स्टेट में था, वाटर जो है वो कौन सी स्टेट में आ जाता है? लिक्विड स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर मान लो आयरन को रस्ट लगती है, रस्ट आप सब जानते होंगे, आयरन पे जब वाटर वगैरह और जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उससे रिएक्शन करने के बाद वो पाउडर लाइक सब्सटेंस बनाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रस्ट। इसमें वो नया सब्सटेंस भी बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग है, पहले के कंपेयर में उसमें काफी चेंजेज है। तो आपको ये नोटिस करना है कि क्या नया सब्सटेंस बन रहा है या पहले वाला सब्सटेंस ही है। एक क्वेश्चन ये पूछना है। एक ये देखना है कि क्या जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो देखो, अगर मान लो ए किसी चेंज की वजह से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या बी से वापस ए बन सकता है? अगर हां, तब तो उसे रिवर्सिबल बोलेंगे। और अगर ए से बी बन सकता है लेकिन बी से वापस ए नहीं बन सकता तो उसे इरिवर्सिबल बोलेंगे। तो ये नोटिस करना है कि अपन को वो चेंज इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। और तीसरा, क्या वो चेंज स्टेबल है या अनस्टेबल चेंज है, ये भी अपन को देखना है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के आंसर से अपन ये बता पाएंगे कि वो चेंज जो हो रहा है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और रिवर्सिबल और अनस्टेबल चेंज होता है तब तो वो चेंज कौन सा होगा? फिजिकल चेंज। और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और इरिवर्सिबल और स्टेबल चेंज होता है तब वो कौन सा होगा? केमिकल चेंज। अब ये न्यू सब्सटेंस के बनने की जगह अपन पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन में किसी तरह का चेंज नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन का मतलब अपन अगर एकदम सिंपल भाषा में बोले तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो का वो ही रहेगा। जैसे वाटर जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और जो आइस बनती है उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये तरीके से अपन बता सकते हैं कि भाई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में थी, बाद में भी उसी फॉर्म में, तो कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, मतलब नया सब्सटेंस नहीं बना, तो फिजिकल चेंज हो गया। अब अपन कोल लेते हैं और कोल को अपन बर्न करते हैं, कंबसन शो करते हैं, जलाते हैं उसे। तो कोल जो होता है वो कार्बन होता है और बर्न करने के बाद वो CO2 में कन्वर्ट होता है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, पहले सिर्फ कार्बन था, फिर C और O से CO2 बना, तो नया सब्सटेंस बन रहा है, तो वो कौन सा होगा? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है उसमें जनरली एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है उसमें एनर्जी में चेंज होता है। या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, या लाइट इमिट होगी या साउंड एनर्जी रिलीज होगी। किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी में चेंजेज होता है केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, मतलब स्टेट चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है। ये सब किस में आते हैं? फिजिकल चेंज में आते हैं। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती है, साथ में केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो केमिकल कंपोजिशन, वो किससे रिएक्शन करते हैं, किससे वो खुद रिएक्ट कर पाएंगे, ये सारी चीजें भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसे चेंज को अपन क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। इसका एग्जाम्पल क्या है? अपन इतनी देर से बोल रहे हैं H2O वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में, उससे H2O गैस या H2O सॉलिड, H2O सॉलिड होता है आइस, H2O गैस हो जाएगी वेपर, इसमें कन्वर्ट होना किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का। अगर कोई कंटेनर है वो टूट जाता है तो भी ये क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस तो बना नहीं है, वो का वही सब्सटेंस रहा है। ठीक है। केमिकल चेंज, देखो केमिकल चेंज में क्या क्या आता है? बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न करना, रस्टिंग ऑफ आयरन,
रेस्पिरेशन, फूड को जो अपन कुक करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, किसी चीज का फर्मेंटेशन हो जाता है, कोई चीज सड़ जाती है, ये सारे प्रोसेस कौन से हैं? केमिकल चेंज के। अब अपना क्वेश्चन उठता है कि सडनली अपन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करते करते फिजिकल और केमिकल चेंज क्यों समझने लगे? तो किसी भी चीज में केमिकल चेंज होने को ही क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होने को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद दो अलग अलग चीजें बन गई, और अपन जानते हैं कि केमिकल चेंज जब होता है तो नए सब्सटेंस बनते हैं। तो जो सब्सटेंस केमिकल चेंज होने से पहले लिए गए थे उनको तो अपन कहेंगे रिएक्टेंट, और जो केमिकल चेंज होने के बाद में बने उन्हें अपन क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे मिल्क ले और उसे कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो मिल्क तो है रिएक्टेंट और कर्ड क्या है? प्रोडक्ट। जो अपन ने कोल लिया था उसे बर्न किया, तो कोल जो था वो तो अपना रिएक्टेंट था, और जो अपन ने CO2 बनी वो अपना क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो द केमिकल सब्सटेंस टेकन एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन उसे अपन कहेंगे रिएक्टेंट, एंड द केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बना, जो चीज बनी है उसे अपन प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, सो वी कैन से इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट इनिशियल सब्सटेंस और प्रोडक्ट फाइनल सब्सटेंस। ठीक है, अब अपन अगर मान लो किसी जगह पर अपन कोई चेंजेज करते हैं और अपन उसमें से वो केमिकल चेंज होगा और केमिकल रिएक्शन होगी, ये अपन क्या चीजें ऑब्जर्व करके अपन बता सकते हैं? ऐसी क्या क्या चीजें नोटिस करेंगे जिससे अपन गैस कर सकते हैं कि हाँ यहां पर भाई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो क्या क्या हो सकता है? चेंज इन स्टेट हो सकता है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सब हो सकता है। ये तो फिजिकल चेंज में भी हो सकता है। चेंज इन कलर, मतलब रिएक्शन अगर कहीं हो रही है तो हो सकता है कि कलर में चेंजेज आ जाए, मतलब पहले किसी और कलर का हो, बाद में किसी और कलर का हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां से कोई गैस निकले, अब वो गैस कलरफुल भी हो सकती है, कभी कभी कलरलेस होती है, कभी कभी वो गैस स्मेल देती है। अगर मान लो स्मेल भी ना दे, कलर भी ना दे, तो भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस निकल रही है। कैसे? बबल्स बनेंगे। ठीक है, तो बबल से अपन पता कर सकते हैं। जैसे अपन पानी में इनो डालते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं ना, तो वो बबल्स मतलब तो गैस निकल रही है। वहां कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चेंज इन टेम्परेचर, जिस कंटेनर में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं उस कंटेनर का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसमें से कोई एक प्रोडक्ट सॉलिड प्रोडक्ट रहा। अब जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा वो दो तरीके का हो सकता है, या तो वो जो चीजें पहले से थी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, तब तो अपन को पता ही नहीं चलेगा कि सॉलिड प्रोडक्ट बना है। और कभी कभी सॉलिड चीज बनती है और वो इनसॉल्युबल होती है, तो वो कंटेनर में नीचे की तरफ बैठ जाएगी, सेटल्ड हो जाएगी। ऐसी चीज को अपन क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और प्रोडक्शन ऑफ लाइट, कभी कभी लाइट इमिट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे चीजों को अपन ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इन सब चीजों को समझने के लिए अपन कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ एक्टिविटी को देखेंगे, जो आपकी बुक में एक्टिविटी 1, 2, 3 नाम से दे रखी है। तो अपन उनको अच्छे से समझेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि किसी में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो पहले आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको हर चीज समझाने के बाद टाइम दूंगा नोट करने के लिए, तो आप नोट कर लीजिए और फिर अपन अगले की चीज करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन, और जो अभी अपन ने देखी थी कि एक केमिकल रिएक्शन में अपन होते समय कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन नोटिस कर सकते हैं। वो ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी उसे अपन कुछ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट करने का अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन जब होती है तो गैस निकल सकती है, या रिएक्शन होते समय टेम्परेचर में चेंजेज हो सकता है, मतलब हीट रिलीज हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। ऐसा समझाने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करेंगे? एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, और ये फ्लास्क लेकर उसके अंदर अपन क्या करेंगे? कुछ जिंक की ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। ठीक है, उसके ऊपर कॉर्क लगा देंगे बंद करने के लिए, और उसके अंदर दो, मतलब एक तो थीसिल कीप
और एक और ग्लास की ट्यूब लगा देंगे, ठीक है। और थिसिल कीप से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर क्या गिराएंगे अपन, डाइल्यूट H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। वो अपन इसके ऊपर ऊपर से क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे। जैसे ही ये दोनों मिक्स होने लगेंगे वैसे ही यहां से गैस निकलेगी, बबल्स के फॉर्म दिखेंगे यहां पर, और वो गैस ऑब्वियसली इसी पाइप से होती हुई बाहर निकलेगी। जब इस ग्लास की ट्यूब से बाहर निकलेगी तो वो गैस कौन सी है ये पहचानने के लिए अपन उसके ऊपर बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे। अब देखो, एक कैंडल जब ऊपर लेके जाए और वो पहले की कंपेयर में और तेज फ्लेम के साथ में बर्न होने लगे तो वो गैस ऑक्सीजन होगी। अगर वो बुझ जाए तो वो CO2 होगी। अगर जलने, वो जो गैस निकल रही है वो खुद जलने लगे और पॉप साउंड, ऐसे जैसे अपने क्रैकर्स के साउंड आते हैं वैसे साउंड प्रोड्यूस करे तो वो हाइड्रोजन होगी। तो यहां पर अपन ने प्रोसीजर में क्या करेंगे, टेक अ कॉनिकल फ्लास्क एंड पुट सम जिंक ग्रेन्यूल इन इट एंड ऐड सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा अपने HCl, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डायग्राम में अपन ने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, एक तो बबल्स फॉर्म होगी। अब बबल्स फॉर्म हो रही है इसका मतलब गैस रिलीज हो रही है। और कॉनिकल फ्लास्क जो है उसको अपन टच करके देखेंगे तो वो पहले के कंपेयर में गर्म होगा, ठीक है। और जब अपन बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं यहां पर तो पॉप साउंड आते हैं। अब इनसे अपन ने कंक्लूड क्या किया, तो देखो पहली चीज की हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब बबल बन रहे हैं इसका मतलब गैस रिलीज हो रही है, और पॉप साउंड आ रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। और दूसरी, कॉनिकल फ्लास्क जो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि ये रिएक्शन होते समय हीट रिलीज हुई थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन ने क्या प्रूफ किया, ये अपन ने ऑब्जर्व करना सीखा है कि जब एक रिएक्शन होती है तो कभी कभी रिएक्शन को अपन गैस के इवोल्यूशन से और चेंज इन टेम्परेचर से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है तो कभी कभी जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट थी, प्रोडक्ट जो बनता है उसकी फिजिकल स्टेट कुछ और हो सकती है, और रिएक्टेंट के कलर के कंपेयर में प्रोडक्ट का कलर कुछ और हो सकता है, बोले तो कलर में चेंज हो सकता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा होता है। तो एक प्रोसीजर लेते हैं, क्या करते हैं अपन इसमें, अपन लेड नाइट्रेट लेंगे एक वेसल्स में जो कि कलरलेस होता है, और उसके अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। वो भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनने लगता है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मैंने अभी समझा है, मतलब कुछ सॉलिड सब्सटेंस बनने लगेगा जो डिसॉल्व नहीं होगा और येलो तो कलर आएगा। और इससे अपन ने क्या कंक्लूड किया कि रिएक्शन होते समय चेंज इन कलर भी हो सकता है और चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। चेंज इन स्टेट कैसे होगा, पहले वो लिक्विड स्टेट में थे दोनों रिएक्टेंट, और प्रेसिपिटेट तो कैसी होती है, सॉलिड स्टेट, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन हुआ। और साथ ही में रिएक्शन होते समय कलर में भी चेंज हो सकता है, जैसा कि इधर हुआ। दोनों पहले कलरलेस रिएक्टेंट लिए थे लेकिन प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, येलो कलर का बन रहा है, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, लेड नाइट्रेट कलरलेस था, लिक्विड था, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस था, लिक्विड था। फिर इन दोनों की रिएक्शन से लेड आयोडाइड बना जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से अपन ये डिनोट करेंगे कि जब एक एक्सपेरिमेंट या एक कोई रिएक्शन अपन परफॉर्म करते हैं, मतलब एक रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें लाइट इमिट हो सकती है। और ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उससे पहले सैंड पेपर से ऊपर से अच्छे से क्लीन कर देंगे। अब ये क्लीन करना क्यों जरूरी है, इसको भी अभी अपन क्वेश्चन से समझेंगे। फिर उसको क्या करना है, अपन को जो टंग्स जो होती है उससे पकड़ लेना है, ठीक है, और उसे बर्न करना, और उसकी जो राख गिरती है उसको अपन को एक ग्लास में क्या करना है, कलेक्ट करना है। ऑब्जर्वेशन, मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो बर्न होता है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में, और ये साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसके अंदर, व्हाइट पाउडर के अंदर। मतलब व्हाइट फ्लेम के साथ में डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब वहां पे रोशनी जैसा कुछ होगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ, एक तो वो पाउडर जो बना वो किसका था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था, मतलब मैग्नीशियम रिबन बोले तो मैग्नीशियम। और जब किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो हुए रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, अपना प्रोडक्ट हो गया, ठीक है।
और साथ ही में लाइट इमिट होती है जो ये बताती है कि रिएक्शन होते समय कभी कभी अपने एनर्जी चेंज जो है वो लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है हमेशा हीट के फॉर्म में ही एनर्जी चेंज हो, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने 3 एक्सपेरिमेंट से अपन ने जो ऑब्जर्वेशन जो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है वो देखी। ऐसा नहीं है कि एक ही एक्सपेरिमेंट में सारी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी, हर रिएक्शन में ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन होगी, ऐसा नहीं। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरह की ऑब्जर्वेशन होती है और इनमें से कुछ भी होता है, इन 6 में से कलर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, गैस रिलीज हो, या फिर अपने क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट बने, या लाइट इमिट हो, हीट में चेंज हो, तो वहां पर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक किसी भी केमिकल रिएक्शन किन्हीं 2 चीजों के बीच में हो रही है या नहीं हो रही। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आज का लास्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब अभी अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें अपन ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करना है, मतलब उसको क्यों अपन ने क्लीन किया सैंड पेपर से, इसका कारण पूछ रहा है। तो देखो मैग्नीशियम जो होता है वो एक बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है, मतलब इसके रिएक्शन देने की टेंडेंसी बाकी के कंपेयर में ज्यादा होती है। इसी चैप्टर में आगे की तरफ अपन रिएक्टिविटी की एक सीरीज भी देखेंगे जिसमें अपन देखेंगे कि मैग्नीशियम भी अच्छा खासा रिएक्टिव होता है। और यही वजह है कि मैग्नीशियम जो होता है जब वो लैब में अपन रखते हैं तो वो आसपास की एटमॉस्फेयर की एयर से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, मतलब रिएक्शन से उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और ये ऑक्साइड की लेयर की वजह से वो अब बर्न होने में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। तो अगर अपन को एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना है और अपन चाहते हैं कि मैग्नीशियम आसानी से बर्न हो, तो अपन को सैंड पेपर से पहले ये जो ऊपर जो लेयर बनी हुई थी इस लेयर को क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, तब ये आसानी से बर्न होगा। तो मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, सो व्हेन इट इज केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से क्या होता है, कवर्ड हो जाता है। दिस लेयर प्रोटेक्ट मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम बर्निंग, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये बर्न करने में रुकावट पैदा करती है, मतलब बर्न करने में प्रॉब्लम देगी। और इसी वजह से अपन को अगर मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से बर्न करना है तो पहले वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको सैंड पेपर से साफ करके निकालना पड़ेगा। सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सो दैट इट कैन बर्न इजीली, ताकि वो आसानी से क्या की जाए, बर्न की जा सके। नेक्स्ट अपने देखो यहां पर अपन आज का वीडियो वैसे तो एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करने वाले, केमिकल इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। एक तो चीज आपको ये याद रखनी है, मैं आपको 2-3 पॉइंट समझा देता हूं और 2-3 पॉइंट लर्न करने को भी दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से पहले आप उसे न लर्न कर ले अच्छे से। तो देखो पहली चीज जो है कि अपना जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है, एटम। और जब एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स में अगर सारे एटम एक जैसे हैं तो एलिमेंट होगा, अगर एक से ज्यादा तरह के एटम है तो वो कंपाउंड होगा। जैसे H और H मिलकर H2 बनाते हैं, H2 एक एलिमेंट है। H और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं, वो एक तरह का कंपाउंड है। तो जो भी ये मॉलिक्यूल बन रहा है इनमें जो एटम है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड 3 तरह के हो सकते हैं, मैंने यहाँ 2 नाम लिखे हैं, आयोनिक और कोवेलेंट। एक और होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कभी और समझाएंगे उसे। तो केमिकल बॉन्ड अभी के लिए अपन देखते हैं कि 2 तरीके से बॉन्ड बन सकता है। जो दोनों एटम है पहले उनमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाए, बोले तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन या एनायन बनाए, और फिर उनके बीच में अट्रैक्शन लगे। आयंस के बीच में अट्रैक्शन, आयंस के बीच में बॉन्ड, वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। और एक तरीका होता है कि 2 एटम एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए, इसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अपन आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उन कंपाउंड का नाम देना और जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसे नाम देना और नाम से फॉर्मूला बनाना, दोनों अपन कर सकते हैं अगर अपन को कैटायन और एनायन के नेम लर्न हो।
और ये नेम आपकी 9th की बुक में लिखे हुए थे, तो मैं एक बार फिर आपको वो प्रोवाइड करवा रहा हूं। आगे की स्लाइड में एक तो आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो कहां तक, कैल्शियम तक। एटलीस्ट आप वो लर्न जरूर करें। और साथ में कैटायन और एनायन की टेबल भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो भी आप लर्न जरूर करें। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो देखो आगे देखते हैं अपन। अभी जो अपन ने टेबल देखी है, उस टेबल के बेसिस पे अपन कैसे उसे यूज करेंगे। देखो जैसे सपोज करो कि आपको नाम आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आपको सबसे पहले ये देखना है मैग्नीशियम को कैटायन वाली टेबल में ढूंढना है। जब आप देखेंगे तो उस पे क्या आता है Mg+2, और ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या था O-2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये प्लस और माइनस को भूल जाना है। ये वाला नंबर इसके बॉटम में लिखना है, ये वाला नंबर इसके, तो क्या हो जाएगा Mg, ये वाला 2 यहां पर आ जाएगा और ये वाला 2 ऑक्सीजन के नीचे। अब ये 2 से 2 कट हो रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा MgO। तो अगर अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा MgO। कितना आसानी से अपन ने इसका फॉर्मूला अपन ने खुद बना लिया, नहीं तो ये फॉर्मूला अपन को क्या करना पड़ता, लर्न करना पड़ता। और देखते हैं जैसे लीड नाइट्रेट, तो लीड या लेड जो होता है उसका क्या होता है Pb, और Pb का क्या होता है +2। नाइट्रेट जो होता है उसका होता है NO3-। ठीक है, अब देखो लेड में Pb एक ही एटम है और यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम है। जब भी 2 एटम हो तो वो वाले जो आयन जो होता है उसको अपन को ब्रैकेट में क्या कर देना है, पुट कर देना। ठीक है, दूसरे वाले को ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं। ये वाला नंबर कहां लिखेंगे, यहां पर, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, वो कहां पे लिखेंगे, यहां पर। अब 1 और 2 पहले से ही सिंपल रेशियो में और कट नहीं हो सकते, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा PbNO3 ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे कैसे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाते हैं। देखो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कैल्शियम जो होता है उसके ऊपर क्या वैलेंसी होती है Ca+2। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH के ऊपर माइनस। अगेन OH में कितने एटम है, 2 एटम है, 2 एटम है इसलिए अपन ब्रैकेट पुट करेंगे और यहां पर क्या लगा देंगे Ca। ये वाला 2 तो आ जाएगा यहां पर और इसके ऊपर कुछ नहीं है 1, वो यहां आ जाएगा। 1 और 2 ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaOH2। ठीक है, एक और लेते हैं जिंक सल्फेट। देखो जिंक का क्या होता है Zn+2 और सल्फेट क्या होता है SO4-2। ठीक है, Zn में एक ही एटम है, सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन 2 एटम है। ठीक है, 2 एटम है तो अपन क्या करेंगे, इन एटम को अपन ऐसे ब्रैकेट में पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाला 2 तो यहां पर नोट करेंगे, ये वाला 2 यहां पर नोट करेंगे। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा Zn, और SO4 के बार वाला 2 तो कट हो गया। अब जब बार वाला नंबर कट हो चुका है तो ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है, तो क्या हो जाएगा ZnSO4। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आप ये 4 प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड का करके देखना, फॉर्मूला क्या आएगा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का करोगे तो Al2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का करोगे तो NaOH, और पोटेशियम आयोडाइड का करेंगे तो Ki। ठीक है, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आप 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर और ये कैटायन एनायन को अच्छे से लर्न कर ले, ताकि आप इस चैप्टर में जो आने वाली इक्वेशंस, रिएक्शंस जो है उनको अच्छे से रीड भी कर पाएंगे और साथ में अच्छे से लर्न करने में भी हेल्प होगी। तो इसी के साथ अपन आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।